हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश, वेलकम्स यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं जो ये JPSC असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम का जनरल स्टडीज़ पार्ट जो था पेपर 1 का सॉल्यूशन जो था वो हमने अपलोड कर दिया है। अब सेकेंड पार्ट जो है इसका कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर था उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर इसमें अपलोड करेंगे। इसका भी जो है सीरीज सी है और इसमें सिविल इंजीनियरिंग यानी कि जो सेकंड पेपर है उसका आंसर हम यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या उसके आंसर्स हैं ये हम आइए देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले था कि आप जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था उसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क के थे और 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और 100 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स के हो गए। नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं था। ठीक है, तो सबने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि a hydraulic jump in a control meter will be formed above the control if। तो हाइड्रोलिक जंप जो है वो कब फॉर्म होता है जब जो है क्रिटिकल डेप्थ जो है मतलब नॉर्मल डेप्थ उसके क्रिटिकल डेप्थ से कम होता है, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ और yn जो है yn का वैल्यू कम होता है yc से, तो उस केस में जो है हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डेप्थ इज मोर देन, डेप्थ इज लेस देन। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल डेप्थ यानी नॉर्मल डेप्थ है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन। तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, नॉन लीनियर रिस्पॉन्सेज एंड टाइम वेरिएंस, लीनियर रिस्पॉन्सेज एंड नॉन लीनियर टाइम वेरिएंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स। ये हमारा इसका सही आंसर है। टाइम वेरिएंस एंड टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रिस्पॉन्स के बीच का ये हाइड्रोग्राफ होता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि एस हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ किसके यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए हम एस हाइड्रोग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, तो दोनों केस में हम ऐसा हाइड्रोग्राफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हाइड्रोग्राफ का यूज यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि कंजम्पटिव यूज ऑफ अ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज अमाउंट ऑफ। तो उसमें जो कंजम्पटिव यूज जो होता है किसी क्रॉप का उसमें जो होता है मेनली ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन भी होता है और कुछ इंटरसेप्शंस भी होते हैं। इसके जो टोटल वाटर होता है उतना हम लोग लेते हैं कंजम्पटिव यूज में। तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रिज्म स्टोरेज इन अ रिवर रीच ड्यूरिंग द पासेज ऑफ अ फ्लड वेव इज। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रिज्म स्टोरेज रिवर डिश ड्यूरिंग द पासेज ऑफ फ्लड वेव के टाइम में क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो होता है आउटफ्लो का ही फंक्शन होता है। ठीक है, जो फ्लड के टाइम में। उसके बाद है इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रिचर्ड एक्वीफर इज फाउंड इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर, ये तो सही लग रहा है। द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर हेल्ड इन द प्रिचर्ड एक्वीफर इज नोन एज प्रिचर्ड वाटर टेबल, ये भी सही लग रहा है। प्रिचर्ड एक्वीफर इज फॉर्म इन द अनकन्फाइंड एक्वीफर इफ एन परवियस लेयर, ये सही है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड टू अकर एट लीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे जो रिटर्न पीरियड का जो फार्मूला होता है उससे, तो हमारा 35% आएगा। 35% सही हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद है कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट इज एडेड
टू रॉ वाटर इन द ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव, जो उसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो डालते हैं उस किसके लिए डालते हैं, तो फाइन जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसी के लिए हम लोग फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी साथ में पैरेलल कर दे रहे हैं डिस्कस। पूछ रहा है कि इन विच पोल्यूशन जोन ऑफ द रिवर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिड्यूस टू 0। ठीक है, कौन से पोल्यूशन जोन में रिवर का जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्टिव डिकम्पोजिशन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब जो 9th क्वेश्चन है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल इन वाटर मीडियम इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, आपको पता होगा स्टोक्स लॉ से निकालते हैं, बहुत एक GY16 वाला फार्मूला, GY18 वाला फार्मूला एक होता है। ठीक है, उसके बाद है 13 क्वेश्चन कि विच बैक्टीरिया रिजल्ट्स इन द कोरोजन ऑफ आयरन स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल, कौन सा बैक्टीरिया इसमें इसके लिए कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद है कि फ्लोइंग आर्टिसियन वेल आर एक्सपेक्टेड इन एरियाज वेयर, कहाँ पे इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये है कि द वाटर टेबल इज़ वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस और द एक्वीफर इज कन्फाइंड, द एलिवेशन ऑफ द पेजोमेट्रिक हेडलाइन इज अबव द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वाल्व विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन द ट्यूब वेल इज, तो इसका जो है हमारा एयर रिलीफ वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, प्रेशर वाल्व, तो रिफ्लक्स वाल्व इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जो एडटा सॉल्यूशन है, EDTA सॉल्यूशन, वो क्या निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होगा हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फिल्टर मटेरियल यूज्ड इन कॉन्टैक्ट बेड इज़, जो कॉन्टैक्ट बेड पर फिल्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको कौन सा यूज किया जाता है, तो स्टोन ब्लास्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रूटीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑफ इट्स फिजिकल कंपोजिशन, तो इसका जो सही आंसर है वो एनर्जी वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन कि इन बियरिंग कैपेसिटी कंप्यूटेशन द वाटर टेबल इफेक्ट में बी इग्नोर्ड व्हेन, कब इग्नोर कर सकते हैं हम इसको वाटर टेबल को, जब वाटर टेबल वेज जोन से नीचे हो, उस केस में हम वाटर टेबल के इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये 4 एयर पोल्यूटेंट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव एयर पोल्यूटेंट इज प्रेजेंट इन एन ऑटो एग्जॉस्ट गैस, ऑटो एग्जॉस्ट गैस की किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो NOx जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फिर पैन, CO2 और CO, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NOx, CO2 और CO, ये यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इन अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल विथ C दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, तो आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट निकालना है, तो इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.44 इसका सही आंसर आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज टेक्स प्लेस कॉजिंग अ पंजेंट स्मेल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्व्स एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली इन द फॉर्म ऑफ गैस और ऑयल, तो इस केस में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्नेशन विथ हीट रिकवरी। ठीक है, उसके बाद है कि द मैक्सिमम BOD रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉइंट 90% होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट का मैक्सिमम BOD रिमूवल एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद है इन अर्बन एयर पोल्यूशन द मोस्ट पॉइजनस गैस इज सपोज टू बी कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ हजार्डियस बिकॉज, ये हजार्डियस क्यों होता है, क्योंकि ये जो है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके डायरेक्ट
ख़त्म कर देता है सब कुछ को, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल ऑन अ हॉरिजॉन्टल विथ 5 मीटर डेप्थ, तो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो देख लीजिएगा 60 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो उसके बाद है 27 फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन गिव्स सम कॉन्सेप्ट एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो इसका जो सही आंसर है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे अगर डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे तो 100 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए वीडियो को हमें जल्दी कम ड्यूरेशन का बनाना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आप अपना आंसर मैच कर सकें, ठीक है। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन कि इन एन अर्थ डैम critical condition for which a stability has to be checked during construction with or without partial pull are, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्लोप दोनों हो जाएगा। उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ अ सॉइल दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ सर्टेन पोर फ्लूइड इफ सर्टेन पोर फ्लूइड का दिया हुआ है। उसके बाद है इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, विस्कोसिटी हाफ कर दिया गया, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो जब विस्कोसिटी को हाफ करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो डबल देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 10 × 10⁻⁵, ठीक है। उसके बाद है 26 का द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 310 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेप्थ दिया हुआ है फाउंडेशन का 0.8, गामा दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 8 विल बी द नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्ट 98 आएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन, पाइपिंग सॉइल में कब होता है जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है तब, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है कि इनवार्ड टेप क्या चीज़ से बना होता है। तो निकल और स्टील से बना होता है, जिसमें निकल जो होता है वो 36% और स्टील 64% होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय 2 थियोडोलाइट मेथड। तो आपको पता होगा कि 2 थियोडोलाइट मेथड जो है एक सर्कुलर सिंपल सर्कुलर कर्व जो होता है उसके सेटिंग आउट के लिए का ये मेथड है, जिसको हम रैंकाइन मेथड भी बोलते हैं। 2 थियोडोलाइट मेथड जो होता है उसी को हम लोग रैंकाइन मेथड भी बोलते हैं, जिसका यूज़ जो है सिंपल सर्कुलर कर्व का सेटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि अ समिट कर्व इज़ फॉर्म्ड एट इंटरसेक्शन 3% अप ग्रेडियंट है और 5% डाउन ग्रेडियंट है टू प्रोवाइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ कर्व, समिट कर्व का लेंथ पूछ रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि मेज्यूम कर लेंगे कि अगर L ग्रेटर देन S है तो फार्मूला लगा देंगे NS² / 4.4 का, और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 298 के आसपास, ठीक है। 298 के आसपास इसका वैल्यू आएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि अ फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमन इन अ कंसोलिडोमीटर वाज सब्जेक्टेड टू अ लोडिंग दिया हुआ है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फाउंड दैट द एवरेज पोर प्रेशर इन द स्पेसिमन वाज 70, द परसेंटेज कंसोलिडेशन रिच बाय देन वाज। ये इसका जो आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 65% हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑन द मैप ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल इज कॉल्ड। जो प्लेन टेबल पे स्टेशन निकालने के लिए हम जो करते हैं वो उसको रिसेक्शन बोलते हैं, रिसेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट डील्स विथ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ। कौन सा एरर को मिनिमाइज करने के लिए थ्योरी ऑफ एरर का यूज किया जाता है, ठीक है।
तो आपको पता होगा इसका जो आंसर है होगा वो सिस्टमेटिक एरर होगा, ठीक है। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15, डिजाइन स्पीड दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे b² 127 r से, तो हमारा देखिएगा 6.3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है ट्रैक बार, ठीक है, ट्रैक बार नहीं ट्रेडल बार होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडल बार, ट्रेडल बार इज यूज्ड टू, तो ट्रेडल बार का यूज जो किया जाता है वो इंटरलॉकिंग पॉइंट और सिग्नल को इंटरलॉक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है कि द अरेंजमेंट मेड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस द राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक, जब लेफ्ट हैंड रेल एक ट्रैक का और दूसरे ट्रैक का राइट हैंड रेल को जब क्रॉस करना है तो वो डायमंड क्रॉसिंग बनाएगा। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज टू सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, सर्विसिंग और एयर रिपेयरिंग के लिए हम हैंगर का यूज करते हैं, हैंगर के पास रखा जाता है इसको, जो जहाँ रखा जाता है उसको हम हैंगर बोलते हैं। उसके बाद है कि द डोयल बार इज यूज्ड इन रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट में डोयल बार यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में लोड ट्रांसफ़र करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और डिग्री ऑफ कर्वेचर, दोनों में रिलेशन क्या है, तो लगभग 1758 के आसपास होता है, तो ये हमारा 50 उसके सबसे नज़दीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, R = 1750/D। उसके बाद है कि रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज़ ऑब्जर्व्ड इन, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जो होता है वो बिटुमिनस ओवरले में देखा जाता है, ठीक है, इस कंक्रीट सरफेस के ऊपर में, ठीक है, तो ये हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, द मूवेबल टेपर्ड एंड ऑफ द टंगडेल इज नोन एज, जो मूवेबल टेपर्ड एंड होता है टंगडेल का उसको क्या बोलते हैं, टो ऑफ स्विच, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चर टिम्बर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दैट इन ट्रांसफर डायरेक्शन, तो ज़्यादा नहीं 1 से 2 के बीच में वो वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद है किंग क्लोजर, किंग क्लोजर क्या होता है, तो किंग क्लोजर जो होता है 3/4 ब्रिक होता है, अगर ब्रिक को मान लीजिए ये अगर ब्रिक है, इसको अगर ऐसे काट दें, ठीक है, इसको काट करके निकाल दें, तो जो ये ब्रिक वाइट वाला बचा उसी को हम लोग ये इसको किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 3/4 ब्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी द नंबर ऑफ ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक पूछ रहा है, 500 हो जाएगा डायरेक्ट, कितना 1000/2 करके। उसके बाद है कि व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अडॉप्टेड फॉर मेकिंग टिम्बर फायर असिस्टेंट, फायर असिस्टेंट मेजर करने के लिए, फायर असिस्टेंट बनाने के लिए जो टिम्बर को जो फायर असिस्टेंट हम बनाते हैं उसके लिए सर एबल्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, सर एबल्स प्रोसेस उसका नाम होता है, ठीक है। उसके बाद है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 Nm² होता है। अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकन एट मॉइस्चर कंटेंट, 12% मॉइस्चर कंटेंट पर हम लोग उसका वेट देखते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है उसके बाद कि IS कोड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस, तो 1141 IS कोड होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, टिम्बर के क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद है कि द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, टिम्बर में जो ड्राई रॉट रहता है वो क्यों होता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन के कमी के कारण होता है, ठीक। उसके बाद है द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज द ब्रिक मशीनरी केप्ट ऑन टॉप फेस, टॉप फेस पे फ्रॉग को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, फाइननेस ऑफ सीमेंट किसके से टेस्ट किया जाता है, तो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद है द अप्रोक्सीमेट में प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क,
तो ब्रिक वर्क के लिए अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट कितना होना चाहिए, 30%। ठीक है, उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क सच एज डैम के लिए लो हीट सीमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी फॉर ऑफ ड्राई सैंड इन क्यूबिक मीटर रेस्पेक्टिवली रिक्वायरिंग फॉर प्रिपेयरिंग 1 cubic meter ऑफ वेट सीमेंट मोटार ऑफ 1:5। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन 20%। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 20% से ज़्यादा वाटर नहीं ऑब्जर्व करना होगा उसको, अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो। ठीक है, उसके बाद है इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 14 days to 28 days। 14वां दिन से 28वां दिन तक जो स्ट्रेंथ उसका गेन होता है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको नाइट डोज जो अभी चल रहा है हमारे चैनल पर, सारे क्वेश्चन जो अभी बिल्डिंग मटेरियल और सर्वेइंग के या पूछे जा रहे हैं सब के सब वहाँ पे डिस्कस हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो अभी नाइट डोज चल रहा है हम आपको बता दें कि नाइट डोज से लगभग ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब जो बिल्डिंग में ये सब देखिए, एयर परमेबिलिटी, जो फायर असिस्टेंट बनाने के लिए टिम्बर का सब कुछ हम वहाँ पे ये इस कोड के बारे में भी पढ़े हुए थे, कौन से कोड में क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर यूज किया जाता है, सब हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, लगभग वहाँ से आप खुद अब देख लीजिए कि जितना अभी तक हुआ है उसमें से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, उस नाइट डोज में अभी तक 10 दिन हुआ है मात्र। 10 दिन में जितना भी हमने कवर किया है, 10-15 मिनट का वीडियो रहता है एक, उसमें जितना भी हमने कवर किया है उससे लगभग 15-20-25 क्वेश्चन तक यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन है कि 14 डेज से 28 डेज तक अगर सीमेंट में जो स्ट्रेंथ होता है वो किसके कारण होता है, तो ये कौन से बॉक कॉम्पाउंड है, ये सब बॉक कॉम्पाउंड है, तो डाइकैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट, तो आप सब उसको भी देखिए, नाइट डोज जो अभी चल रहा है उसको भी आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे चीज़ बताए जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा इसमें इस एग्ज़ाम में उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो जैसा आपको पता होगा कि 15% प्लस 23% 38% चाहिए होता है, तो ये सब भी हम बता चुके हैं उसमें, वहाँ सब देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है 38% यानी कि 0.35 से 0.45 के बीच में होगा। उसके बाद है 60वां क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग सीमेंट मोटार ऑफ प्रोपोर्शन। जो हम लोग ग्रेड सीमेंट का ग्रेड डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट करते हैं 1:3 में, उसमें सीमेंट और सैंड मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एज पर IS कोड और प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एट। जो कंक्रीट का जो हम लोग क्यूरिंग करते हैं वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि फॉर अ गिवन मटेरियल पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ 0.25 यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि E = 2G × 1 + μ होता है, तो E/G क्या हो जाएगा 2 × 1 + μ। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद है द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो लगभग 2 टाइम्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन अ बॉडी व्हेन एट इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय। तो इसका सही आंसर है वो फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि द अप्रॉक्स रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमने बताया हुआ है उसमें। ठीक है, जो कंक्रीट हमने पढ़ाया है जो कंक्रीट उसमें 7 days और 28 days का जो स्ट्रेंथ का रेशियो होता है आपको पता होगा 2/3 होता है, 2/3 होता है। ठीक है, तो ये भी हमने डायरेक्ट बताया हुआ है उसमें।
उसके बाद है कि स्लम्प एंड कंपैक्टर फैक्टर टेस्ट, 2 टेस्ट होता है वर्केबिलिटी के लिए। तो स्लम्प का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 20, तो उसमें कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो उसमें जो कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू होगा 0.7 से 0.8 के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद है कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अवर केबल RC 11 कंक्रीट ऑफ मिक्स 1:2:4। ये रेशियो दिया हुआ है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए। तो आप देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसके हेल्प से आप पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है तो वेट निकल जाएगा। उसके बाद जो सीमेंट आएगा, सीमेंट के हेल्प से वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है, तो सीमेंट का क्वांटिटी यहाँ से पता चल जाएगा इस रेशियो से, और उसके बाद यहाँ से पुट करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर का क्वांटिटी हमें मिल जाएगा, लगभग 205 के आसपास आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, होमोजेनियस भी है, लीनियर आइसोट्रोपिक भी है। तो उस केस में टोटल, तो आपको पता होगा कि EG, K और म्यू होता है, तो उस केस में लीनियर और इलास्टिक और होमोजेनियस है तो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी 2 के हेल्प से हम तीसरा चौथा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन है कि एन ओवरहैंगिंग बीम ऑन बोथ साइड से ओवरहैंगिंग है, एक्टेड अपॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट, और पूरा पे UDL लगा हुआ है, ओवरहैंगिंग दोनों साइड से है L1, ठीक है, क्लियर स्पैन बीच का जो है L मीटर है। तो फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट इक्वल टू नेगेटिव मोमेंट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ L1 to L, ठीक है, L1 और L का रेशियो क्या होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0.35, ठीक है। उसके बाद है कि ये क्वेश्चन द टोटल डिग्री ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालना है इसका देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका चाहे वो 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर इज एक्टेड अपॉन अ क्लॉकवाइज मोमेंट लगा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ शियर फोर्स पूछा है। तो वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, 10 देखिए कितना का है, 10 मीटर का स्पेन है, इतना का लग रहा है 10 किलोन्यूटन मीटर का, तो इसका जो शियर फोर्स हो जाएगा 10 किलोन्यूटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एट अ पॉइंट इन स्टील मेंबर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, ठीक है, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इफ द यूनिएक्सियल टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस इज 250, देन अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम, ये सब दिया हुआ है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, कंप्रेसिव पूछ रहा है कि विच यील्ड विल कमेंस इज, मतलब जिस पे यील्ड हो जाएगा वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ। अब कैलकुलेट करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी और के हेल्प से, देखिएगा इसका जो आंसर है वो 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि शियर स्पैन इज डिफाइंड एज अ जोन वेयर, शियर स्पैन किसको बोलते हैं, तो शियर स्पैन जहाँ पे शियर फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद है कि इफ़ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क और मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट दोनों लग रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 16T अपॉन वाला जो फार्मूला होता है और वहाँ से तो T/2m आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद एक स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया हुआ है बीम का, तो उसका पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक। तो स्टिफनेस दिया हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, L/6EI, और इसका एलिमेंट ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन, अप्रोप्ट कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L कैरीज अ वर्टिकल कंसंट्रेटेड लोड at the mid span if the plastic moment capacity of the section is MP, then magnitude of collapse load, यहाँ से आप निकालेंगे तो देखिएगा 6 MP/L होगा, ठीक है। कोलैप्स लोड पूछ रहा है, तो मोमेंट
में एल से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा, ठीक है, 6 mp/l। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम शोन इन फिगर। इसका डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी कितना होगा, तो आप निकालिएगा, देखिएगा 36 आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट विथ, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है कंपैटिबल डिफॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है कि काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ प्लेन ट्रस शोन इन फिगर, ये जो फिगर है उसमें उसका काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगा देखिएगा, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि फिगर शोज अ सिंपली सपोर्टेड बीम PQ ऑफ यूनिएक्सियल फ्लेक्सर रिजिडिटी EI ऑफ 2 मोमेंट M2M, द स्लोप P पर कितना स्लोप होगा निकालिएगा, देख लीजिएगा, ml/6 EI आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है 81 नंबर क्वेश्चन कि डिटरमाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर शोन इन फिगर, ठीक है। ये टेंशन मेंबर है कुछ और उसका ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ निकालना है, तो देख लीजिएगा निकाल के आप 216.49 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं 0.8% देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अ टी बीम बिहेव्स एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज, जो टी बीम होता है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव कब करता है, जब उसका न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो फ्लेंज में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि एज पर IS 800-2007 द क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर कैन रीच द यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट डेवलप द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू फेलियर बाय लोकल बकलिंग इज क्लासिफाइड एज, तो इसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे, तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन, विच सेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइन फॉर द नेट एरिया ऑफ फ्लैट, तो आपको नेट एरिया ऑफ फ्लैट में जो मिनिमम एरिया हम लोग लेंगे वो होगा, तो इस केस में देख लीजिए मिनिमम एरिया कहाँ, यहाँ एक होल है, 5, 7 और 6 पे एक होल है, तो ये तीनों कंसिडर, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 होते हुए फिर 7 पे जाएंगे, फिर यहाँ से घूम के 6 पे, फिर 3 पे होके बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिएगा तो ये पाथ कौन सा हुआ, 15763, 15763, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल बार्स इन अ सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। उसके बाद इधर एक क्वेश्चन है कि स्टील मेंबर M, ठीक है, हैज़ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड, वेयर एज अनदर मेंबर N हैज़ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड, ठीक है। M में जो है लाइव लोड के कारण स्ट्रेस है और N में विंड लोड के कारण है। एज पर IS 800-2007 द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो परमिटेड इज, जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है जो है वो मेंबर M के लिए कम होगा और मेंबर N के लिए उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि मेंबर N में जो है वो विंड लोड है, ठीक है, तो उस केस में ज़्यादा होगा, तो ये हमारा ये ऑप्शन ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि जो गैंट चार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, तो गैंट चार्ट जो है वो एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क जो है, जो शेड्यूल हम किए हुए हैं उसका एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है उसको बताता है गैंट चार्ट, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सीरियस लिमिटेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज इज जनरली ऑब्जर्व इन, जो सीरियस लिमिटेशन होता है इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज़ के बीच में डिपेंडेंसी का, वो किसके हेल्प से हम लोग बताते हैं, तो बार चार्ट के हेल्प से, ठीक है, तो वो बार चार्ट के हेल्प से हम लोग बताते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, फ्लूइड हैज़ लो विस्कोसिटी आर रोटेशनल
ठीक है। उसके बाद है, ये सही नहीं लगता है मुझे, रोटेशन ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ शियर स्ट्रेस ए डे, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर जो है ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। कौन करेक्ट है, तो ओनली 2। उसके बाद है कि इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ फॉर F500 ग्रेड है, तो उस केस में देखिए आपका न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो 0.46D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, तो द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला होता है जो TO प्लस TP और प्लस 4TM, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 12/4 + 16 + 44 ऐसे कर देंगे बाई 6, तो यहाँ पे 60/6 आ जाएगा, यानी 10 डेज इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। उसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इम्प्लाइड इन लिमिट स्टेट डिजाइन एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होता है वो होता है 10⁻⁻² के ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद है कि इन पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ कोरेस्पॉन्ड्स टू बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के कोरेस्पॉन्डिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द पंप हेड दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, मोटर का स्पीड दिया हुआ है एट रेटेड कंडीशन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पेसिफिक स्पीड कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा 38 आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ वेल इज मेजर्ड बाई, जो वेल का जो परफॉर्मेंस होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाटर फ्लोज थ्रू अ 100 mm डायमीटर पाइप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.015 मीटर पर सेकेंड, इफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप पूछ रहा है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लीजिएगा 0.048 इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ अ वाटर टैंक पार्शियली फिल्ड विथ वाटर इज़ बीइंग कैरिड ऑन अ ट्रक, एक ट्रक पे वाटर का जो टैंक है वो रख के लिया जा रहा है, तो ट्रक जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो स्वाभाविक है जो उसका जो पानी का लेवल होगा वो आगे में कम होगा, पीछे ज़्यादा होगा, उसका थ्रस्ट जो लगेगा उस पर उसके कारण, तो रियर साइड में क्या होगा बढ़ जाएगा, और रियर साइड में और फ्रंट साइड में नीचे आ जाएगा लेवल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से 97 नंबर क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक इज फ्लोइंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल 1 मीटर वाइड और डेप्थ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, द बेड स्लोप कैसा होगा, तो उस केस में क्रिटिकल होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 100 लास्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन एयर वेसल इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू ऑब्टेन, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर यूनिफॉर्म रेट के लिए हम लोग इसका काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन को सिर्फ विदिन 40 मिनट हमने यहाँ पे देखा, और 40 मिनट में हमने जो है लगभग सारे क्वेश्चन को सही तरीके से देख लिया, सारे क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने जो नाइट डोज स्टार्ट किया है उसमें से डायरेक्ट आए हुए हैं, डायरेक्ट हमने ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में हमने वहाँ पे कराया है, ठीक है, इसी लैंग्वेज में। तो आप देख लीजिए, और डायरेक्ट टू कॉपी है, तो आप देख लीजिएगा उसको, और आप वहाँ से जो है नाइट डोज पढ़ सकते हैं, और पढ़ के उसका रिवीजन आप जो है अपना जो भी टॉपिक है उसका रिवीजन कीजिए, और उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ सारे ग्रुप में फैला दीजिए। और एक जो पोल क्रिएट किया है हमने
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर आप जाइए और वहाँ पे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अवश्य वहाँ पे डालिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।